हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अल्फा बैच। बच्चों, आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सिस थ्योरम वाला पार्ट। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको यह बता दिया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला लेक्चर नहीं लिया है तो कृपया करके पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि जितनी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया की बेसिक बातें हैं वो मैंने अपने पिछले लेक्चर में बहुत खूबसूरती से बच्चों को समझाई हैं। अब रोटेशनल इनर्शिया क्या होता है इसकी फीलिंग तो तुम्हें आ गई होगी। क्या होता है रोटेशनल इनर्शिया? जब भी कोई बॉडी रोटेट करना चाहती है तो वो एक इनर्शिया ऑफर करती है, वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है, और उस प्रकार के इनर्शिया को हम रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं। वेरी सिंपल। तो अगर आपसे बोला जाए बेटा उठो और घूम जाओ, तो आपको पता है कि आप वो एक्सिस चुनोगे जो एक्सिस आपके लिए घूमने के लिए सबसे आसान है। आप कभी भी कोई गलत एक्सिस नहीं चुनना चाहोगे, क्योंकि इसके अबाउट घूमना बड़ा टफ सा हो जाएगा। इसलिए हर बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मास पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मास एक्सिस के कितना पास है। तो आप जितना मास एक्सिस के पास रखते हो उतना कम इनर्शिया ऑफर होता है बॉडी के द्वारा, और जितना मास एक्सिस से दूर रखते हो उतना ज्यादा इनर्शिया ऑफर होता है। तो ये बेसिक्स होते हैं जो मैंने पिछली क्लास में बताए थे कि डिपेंड्स ऑन द मास। बिल्कुल सही बात है, डिपेंड्स ऑन मास। मास पे डिपेंड करेगा ही करेगा। भारी बॉडी को घुमाना टफ होगा, भारी बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द मास, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है। और जैसा मैंने बोला कि मास जितना एक्सिस के पास, बच्चों के लिए क्या याद रखना है? मास पास। तो मास जितना एक्सिस के पास, मास के पास नहीं एक्सिस के पास, तो मास पास लिख देता हूं, बस समझ जाएंगे बच्चे। मास पास, जितना मास एक्सिस के पास उतना कम इनर्शिया ऑफर होता है बॉडी के द्वारा। और हमने तो एक पॉइंट मास का फॉर्मूला भी पढ़ लिया था। क्या था पॉइंट मास का फॉर्मूला? तो अगर एक पॉइंट मास है जिसका वैल्यू m है, जिसका दूरी r है, जिस एक्सिस के अबाउट उसको नचाना है वो ये है, तो अगर आपको इसका इनर्शिया लिखना है तो बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला है अपने पास, mr²। ये हमारा बेसिक इनर्शिया पॉइंट मास का निकालने का सुंदर सा फॉर्मूला है, mr²। m यहां पे मास है, r यहां पे दूरी है। जो भी एक्सिस के अबाउट उसको नचाना चाहते हैं नचा लीजिए, mr², और ये घूमना स्टार्ट कर देगा r की दूरी पर। अब इसका अगर यूनिट सिस्टम देखा जाए तो ये बन जाएगा kg, ये बन जाएगा मीटर का स्क्वायर, तो इसका यूनिट सिस्टम हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर। और अगर इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इनर्शिया का दूरी के साथ बहुत सुंदर सा ग्राफ बन सकता है। आप लोग फिजिक्स या मैथ्स जो भी पढ़ते हैं आपको पता है कि जब भी एक बॉडी या जब भी एक क्वांटिटी दूसरी चीज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, यहां पे आई आर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी के जितने भी ग्राफ्स होते हैं वो पैराबोलिक इन नेचर होते हैं। तो इट विल बी एन अपवर्ड पैराबोला, और ये आपका आई का आर के साथ का ग्राफ है। बहुत प्यारा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा बॉडी आ गई तो क्या किया जाता है? तो अगर एक से ज्यादा बॉडी आ गई, सो लेट्स से एक बॉडी है m1, एक बॉडी है m2, एक बॉडी है m3, और तीनों एक एक्सिस का चक्कर लगाने चाहती हैं। झिंगा लाला हूं, सब लोग एक ही एक्सिस का चक्कर लगाना चाहते हैं। तो अगर ये एक ही एक्सिस का चक्कर लगाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको जल्दी से देखना है इन सबके अपने अपने दूरी क्या क्या है। तो इसका दूरी r1, इसका दूरी r2, इसका दूरी r3, ये इनकी अपनी अपनी दूरी है, और सबका अपना अपना इनर्शिया होगा। एक का इनर्शिया होगा m1r1², एक का इनर्शिया होगा m2r2², और एक का इनर्शिया होगा m3r3²। अब आपको जैसा कि दिख रहा है कि तीनों बॉडी एक ही एक्सिस के अबाउट घूम रही हैं, तो आप इनके इनर्शिया को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ये इनर्शिया की खास बात है। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये टेंसर क्वांटिटी होती है, और ये वेक्टर समेशन फॉलो नहीं करती, बस ये एक्सिस टू एक्सिस डिपेंड करती है। इसलिए एक्सिस अगर सेम है तो आप इसको अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। आपको कोई वेक्टर फैक्टर नहीं लगाना है, आप इसको अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3²। मान लीजिए एक कंटिन्यूअस बॉडी आ गई। कंटिन्यूअस बॉडी जैसे कि कोई डिस्क आ गई, कंटिन्यूअस बॉडी जैसे कि कोई सिलेंडर आ गया, एक मिनट, कोई सिलेंडर आ गया। कंटिन्यूअस बॉडी जैसे कि कोई रिंग आ गई, कंटिन्यूअस बॉडी जैसे कोई स्क्वायर फ्रेम आ गया, कंटिन्यूअस बॉडी जैसे कोई डिस्क आ गई, कंटिन्यूअस बॉडी जैसे कोई रेक्टेंगुलर प्लेट आ गई। ये इतनी सारी कंटिन्यूअस बॉडी, और एक आध और बची है, कंटिन्यूअस बॉडी जैसे कि कोई स्फीयर आ गया।
अरे सर कितनी सारी बॉडी पकड़े हुए हैं, इतनी सारी बॉडीज हो सकती हैं, तो कितनी सारी कंटिन्यूस बॉडीज हो सकती हैं। और अगर ऐसी टाइप की बॉडीज आ गई तो इनके इनर्शिया निकालने के लिए मैंने आपको इंटीग्रेशन वाला तरीका समझाया था, और उस पर बहुत प्यारे प्यारे सवाल मैंने पिछले लेक्चर में कराए थे। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर हाँ आप पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट से इंटीग्रेशन से रिलेटेड वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिए थे। तो अगर आपको एक कंटिन्यूस बॉडी सिस्टम का आंसर निकालना है तो सबसे पहले आपको एक एलिमेंट चुनना पड़ता है, उसका मास लिखना पड़ता है, उसकी दूरी देखनी पड़ती है, उसका इनर्शिया लिखना पड़ता है छोटा सा, और ऐसे छोटे छोटे इनर्शिया को इंटीग्रेट करके आंसर निकालना पड़ता है। ये आपके कंटीन्यूअस मास सिस्टम को निकालने का तरीका, इनर्शिया को निकालने का तरीका है फॉर कंटीन्यूअस मास सिस्टम। अब कंटीन्यूअस मास सिस्टम में जैसे मैंने इतनी सारी बॉडीज दिखाई, उनमें से कितने आंसर तुम्हें याद होने चाहिए, उनमें से कितने आंसर तुम्हें याद होने चाहिए? तो तुम्हें बेसिक बेसिक सबके पता होने चाहिए। तो एक रिंग, एक हॉलो स्फीयर, एक डिस्क, एक सॉलिड स्फीयर और एक रॉड, ये हमारे 5 मेन आंसर को याद कर लीजिए।